हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने थर्मो के पिछले वीडियोस में आपको अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं और प्रक्रम पर बात की थी। अब हम इस वीडियो में ये बात करना चाह रहे हैं कि प्रक्रियाओं से आगे जब चलते हैं तो ऊष्मागतिकी के अपने कई तरह के फलन और कई तरह के इसके गुण होते हैं। अब यहां पर हम इनको समझना शुरू करते हैं। ऊष्मागतिकी फलन क्या है, फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले फंक्शन को हम कहते हैं पाथ फंक्शन। अब क्योंकि ये दो बातें एक साथ काम करती हैं इसलिए मैं तुलनात्मक रूप से पढ़ाऊंगा। पाथ फलन मतलब पथ फलन, ठीक। एक दूसरा होता है बेटा स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब हुआ यहां पर अवस्था फलन। अवस्था फलन। अब इस बात को समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं आपके सामने। जैसे मैं ए वाले पॉइंट पर खड़ा हूं और ए वाले पर मेरा घर है और मैं बी नाम के पॉइंट पर आता हूं, अपनी कोचिंग आता हूं, है ना। रोज मैं अपने आने जाने के लिए इस रास्ते से होते हुए यहां तक पहुंचता हूं, बस से आता हूं, किराया देता हूं और रोज मैं किराया 10 रुपए बस वाले को देता हूं। मेरे पास बस का पास थोड़ी है। अब ए से बी तक आया, लेकिन हुआ क्या, यहां तक आने के बाद ए से चला, यहां तक आने के बाद देखा रास्ता पूरा जाम लगा हुआ है, बंद है। बस वाला लंबे रास्ते से घूमते हुए यहां तक लेकर आया। अब मैंने देखा बस वाले ने लंबा सफर तय किया है, टाइम भी ज्यादा लगा है, तो क्या आज मैं उन्हें 10 रुपए किराए की जगह पर 12 या 15 देने वाला हूं? नहीं देती सवारी। क्यों? क्योंकि हमें उससे क्या मतलब है, तुम लंबे रास्ते से लाए, छोटे रास्ते, हम तो उल्टा गुस्सा करेंगे कि आप लंबे रास्ते से लाए, टाइम खराब कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि जो बस का किराया है वो प्रारंभिक बिंदु को देखता है और अंतिम बिंदु को। मार्ग क्या था हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ऐसा फलन, एक ऐसा ऊष्मागतिकीय फलन जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को देखता है, प्रारंभिक और अंतिम मान को देखता है, किस तरह से प्रक्रिया पूरी हुई है, जो अभिक्रिया का मार्ग है उस पर निर्भर नहीं करता, अवस्था फलन कहलाता है। मतलब बस का किराया कौन? अवस्था फलन। लेकिन अगर मैं अपनी गाड़ी से आता, अपनी बाइक से या कार से आता तो पेट्रोल ज्यादा ही लगता ना। इस रास्ते से आता तो सीधी सी बात है कम लगता, और लंबे रास्ते से आता तो ज्यादा। तो अपनी खुद की गाड़ी का किराया क्या हो गया? अपना किराया जो हो गया वो कौन? पथ फलन। तो मार्ग पर निर्भर करने वाले फलन पथ फलन कहलाते हैं। अभिक्रिया के मार्ग पर निर्भर करने वाले पथ फलन, और जो मार्ग पर निर्भर ना करें वो कौन? अवस्था फलन। तो अपने लिए समझो कि अवस्था फलन कौन? ऐसा हर फंक्शन जिसमें डेल्टा का साइन लगता है, डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा ई, डेल्टा यू, जिन भी चीजों में हम डेल्टा साइन का इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा क्या होता है? परिवर्तन। अंतिम प्रारंभिक घटा के निकालते हैं। जैसे तापमान को लेकर चलो, हमें कमरे का तापमान बढ़ाना है, ठंड लग रही है सब। अब ठंड लग रही है, हमें तापमान बढ़ाना है, तो हमने लकड़ी जलाई, तापमान बढ़ाया, या हीटर लगाया, तापमान बढ़ाया, क्या फर्क पड़ता है? हमने तापमान पहले देखा कि हम पहले तापमान था 12 डिग्री और अगर हमने उसको कर दिया 15 डिग्री, तो हमें तो परिवर्तन दिख रहा है। कैसे किया हम नहीं देखते, मार्ग की तरफ नहीं जाते। लेकिन कार्य क्या है? कार्य अपने आप में पथ फलन। ऊष्मा अपने आप में कौन? पथ फलन। बल अपने आप में कौन? पथ फलन। ऐसे फलन जो मार्ग पर निर्भर है। छोटे रास्ते से आओगे कम काम करना पड़ेगा, बड़े रास्ते से जाओगे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो मार्ग पर निर्भर करने वाला कौन? पथ फलन, ठीक। और जो मार्ग पर निर्भर ना करे वो कौन? अवस्था फलन। अब कई बार आपके मन में इस चीज को लेकर ये डाउट भी आएगा कि अगर कोई फलन मार्ग पर निर्भर करता है तो क्या वो मार्ग पर ही निर्भर करता रहेगा या कभी अवस्था फलन में भी बदलेगा? नहीं। कार्य को अगर हमने एक बार कह दिया पथ फलन है तो रहेगा। कई बार हम इस क्यू में उस डेल्टा एच में कंफ्यूजन बनाएंगे। तो इसके लिए कह रहा हूं आपसे कि अगर कोई अवस्था फलन है तो अवस्था फलन है। इसमें वेक्टर वाली जोड़ नहीं करना कि दो वेक्टर जोड़ दिए तो फिर अगला स्केलर आ जाएगा, उस तरह से नहीं। पथ फलन है तो पथ फलन है। अब इससे अगले गुण पे चलें। अगर मैं ऊष्मागतिकी के गुणों की बात करता हूं, देखो ये क्या थे? फलन थे, है ना। फलन अलग चीज। अब बात करता हूं गुणों की। तो पहला वर्ड आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। किसी प्रॉपर्टी का इंटेंसिव होना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इसे हिंदी में कहा जाता है गहन गुण। अगर कभी आपने ध्यान से सुना हो, अक्सर लोग बोलते हैं आईसीयू में भर्ती है। ये शब्द हम इंटेंसिव नॉर्मल भाषा में तो कभी सुनते ही नहीं है। तो जरा सोचो, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट,
वहां पर सुनने को मिलता है इंटेंसिव, गहन गुण, वहां पर बोलते हैं ना गहन चिकित्सा, ये वैसे उसी से जुड़ा हुआ है, चिकित्सा से नहीं, अपने शब्द से। तो इंटेंसिव का मतलब क्या है, और एक शब्द और होता है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब इसे हिंदी में हम कहते हैं व्यापक गुण। एक चीज अगर समझ में आएगी तो दूसरी चीज अपने आप आ जाएगी, एक दूसरे के विपरीत, जैसे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। तो मुद्दा यह है कि गहन गुण किसे कहते हैं और व्यापक गुण किसे कहते हैं। अगर मेरे पास पानी है, 1 लीटर पानी है या 10,000 लीटर पानी है या 100 ml पानी है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, अब मात्रा उसकी 100 ml है कि 1 लीटर है या 10 लीटर, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा कोई गुण जो द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, इस शब्द को पकड़ो, इंटेंसिव का इंडिपेंडेंट, जो मात्रा पे निर्भर ही नहीं करता, गहन गुण। अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, बहुत अच्छा लेवल का डॉक्टर, आईसीयू में ड्यूटी दे सकता है, बड़ा डॉक्टर है, तो छोटी मोटी बीमारियों के इलाज तो वैसे ही कर लेगा, तो उसको हर तरह से काम करना आता है। लेकिन ये क्या है, व्यापक, ये कहता है मैं केवल एक ही चीज का हूं, दूसरे से समझता कुछ नहीं। तो व्यापक गुण जो है वो मात्रा पर निर्भर करने लग जाते हैं। जैसे लकड़ी का जलाना, लकड़ी के जलने से पैदा हुई उष्मा, 1 किलो लकड़ी जलाई तो कम उष्मा पैदा हुई, 10 किलो जलाई तो ज्यादा हो गई, तो निर्भर कर गया ना मात्रा पर। आयतन क्या है, आयतन अगर मात्रा कम है तो आयतन कम है, भार बढ़ाओगे, द्रव्यमान बढ़ाओगे, आयतन बढ़ जाएगा। तो ऐसा कोई गुण जो मात्रा पर निर्भर करे, जैसे आयतन व्यापक गुणों में आता है, जैसे अभी अभी मैंने कहा उष्मा व्यापक गुण में आता है, बल किस में आता है, व्यापक गुण में आता है, कार्य भी इसी में आ जाएगा। क्यों, मात्रा बढ़ाओगे तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, भाई कोई चीज द्रव्यमान कम है तो बल कम लगाना है, धक्का मारना है, अगर मात्रा बढ़ा दी तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो हर ऐसा गुण, कोई भी उष्मागतिक गुण जिसमें मात्रा पर निर्भरता दिखाई दे, वो सारे किस में आते हैं, व्यापक गुणों में। लेकिन अगर आप बात करते हो बॉइलिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट, ये कौन है, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, जरा याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म छोटा हो बड़ा हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहता है। याद करो जरा श्यानता, अगर हमें हिंदी नाम याद आता है श्यानता, तो ये क्या है भाई, शहद का गाढ़ापन, उसकी विस्कोसिटी, श्यानता। तो शहद अगर है तो छोटी शीशी में है या बड़ी शीशी में है, वो तो उतना ही गाढ़ा रहेगा ना, तो उसका श्यानता नहीं बदलता बेटा, मात्रा ज्यादा हो या कम हो फर्क नहीं पड़ता। स्विमिंग पूल का पानी हो तब भी उसका पृष्ठ तनाव, और वही पानी अगर किसी बड़े नदी में है पृष्ठ तनाव बदलता नहीं है। तो पृष्ठ तनाव किस में आ गया साहब, वो भी आ गया इसमें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात पहले कवर करनी है कि हम बोल क्या रहे हैं। हम कह रहे हैं ऐसे गुण जो मात्रा पर निर्भर ना करें, इंटेंसिव है ना, गहन गुण जो मात्रा पर निर्भर नहीं करते। और ये कौन से गुण है, जो मात्रा बदलने के साथ अपने आप को बदलते रहते हैं, मतलब मात्रा चेंज कर दी आयतन बदल गया, तो ये सारे हो गए व्यापक गुण। ठीक, तो यहां से हम आगे अपने इंट्रोडक्शन को लेकर चलते हैं, अगले इस पे आता हूं। देखो, अब हमने ये अपने आप को समझा लिया कि हम किस बारे में बातचीत कर रहे थे। हमने उनके गुणों के बारे में बात कर ली, उष्मागतिकी के, उनके फलन के बारे में बात कर ली, निकाय कितने तरह के हैं, प्रक्रिया कितने तरह की है। तो अब हम धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक के, उष्मागतिकी के पहले पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट को क्या है, वो पहला शब्द आता है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। अब एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि आंतरिक ऊर्जा तंत्र के बारे में बात चल रही है। आंतरिक ऊर्जा, कई जगहों पर आंतरिक ऊर्जा को डेल्टा ई से और कई जगह डेल्टा यू से लिखा जाता है। अब आंतरिक ऊर्जा है क्या, समझाने का अपना अपना तरीका हो सकता है। आंतरिक ऊर्जा हम ये कहते हैं कि किसी निकाय के पास उपस्थित E1, ई लिख दिया, N लिख दिया, M लिख दिया, डैश 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 डैश, मतलब किसी निकाय के अंदर उपस्थित किसी भी प्रकार की प्रारंभिक ऊर्जाओं का योगफल। अब मुझे क्या मालूम कि मेरे सिस्टम के पास, मेरे तंत्र के पास कौन सी ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। किसी भी निकाय में कार्य करने के पहले उपस्थित सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा होता है। इसे मैं दूसरी तरह से ऐसे भी कह सकता था
कि बेटा आंतरिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है ना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। बात तो वही है, हम अक्सर इस तरह की भाषा फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, मतलब इन दो शब्दों में हमने सारी ऊर्जाओं को जोड़ लिया। लेकिन बार बार कहूंगा, कार्य करने के पहले, काम करने के पहले जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं तंत्र के अंदर उपस्थित हैं, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। जब तंत्र कार्य करेगा तो सीधी सी बात है उसकी ऊर्जा कुछ खर्च होने लगेगी। तो ये बात अच्छी तरह ध्यान रखना, कार्य करने के पहले। अगर मैंने माना 2 मिनट के लिए ऐसे अज्यूम करते हैं कि मेरे पास E1 नाम की ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा है शुरुआत में E1 नाम से, तंत्र को Q नाम की ऊर्जा दी गई जो उसे दी गई है, और W है कार्य ऊर्जा। तो ऐसे हालात में अंतिम आंतरिक ऊर्जा को लिखा जाता है E2। अगर आपको लगता है कि यह समझ नहीं आया तो इसको दूसरी तरह से देखते हैं। ऐसा मानो कि कोई बच्चा घर से उठा, सुबह नहा धो के तैयार हुआ और कोचिंग के लिए निकल रहा है। बच्चे के पास अपने पॉकेट में 100 रुपए हैं। घर वालों ने उस बच्चे को, भाई घर से बाहर जा रहा है, खाने पीने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो उन्होंने अपनी तरफ से 50 रुपीज दिए कि भाई ये पैसे अपने पास रखो, कुछ खाने पीने में काम आएंगे। तो ये ऊर्जा अब 50 रुपए जो उस बच्चे के पास जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? फिलहाल तो ऐड हुए। तो ये ऊर्जा E1 और Q उसने जोड़ ली, अब उसके पास 150 है। लेकिन जैसे ही निकलने लगा, घर वालों को याद आया, बेटा एक मिनट, तू वहां तक जाएगा, बच्चे इतनी दूर तक जाता है, तुम्हारी कोचिंग के जस्ट पास में कहीं आसपास में एक दुकान है यार, वहां से ना ये 80 रुपीज और लेके जाओ, 80 रुपए और ले जाओ, वहां पे एक सामान है, वो चीज हमें लाके खरीद के दे देना शाम को। तो अब ये बच्चे को पैसे मिले जरूर, लेकिन ये कार्य करने के लिए मिले हैं। लेकिन सवाल है कि फिलहाल उसने कार्य किया नहीं है, अभी तो घर से निकलना है, तो ये पैसे भी तो उसके जेब में इकट्ठा हो गए। तो कुल मिलाकर ध्यान से देखो, 230 रुपए उसके जेब में इकट्ठा हो गए, हाँ या ना? तो कार्य की ऊर्जा भी फिलहाल तो उसने जोड़ ली, तो अब कुल आंतरिक ऊर्जा हो गई इतनी। मैंने अभी रफ एग्जांपल लेके समझाया आपको कि पहले उसके पास आंतरिक ऊर्जा इतनी थी, फिर कुछ ऊर्जाएं उसे और मिली, और अब उसकी आंतरिक ऊर्जा इतनी है 230। लेकिन अब इसको मैथमेटिकली सोचा जाए तो देखो, E1 को बराबर के उस तरफ ले जाऊं तो कैसा दिखेगा? E2 माइनस E1 बराबर दिखेगा Q प्लस W। पहचानो इसे, ये क्या चीज है? अरे भाई यही तो है आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन। तो इसे डेल्टा E लिखूं या डेल्टा U, अपनी मर्जी पर है। तो हम इसे डेल्टा E से लिखते हैं फिलहाल। तो ये हो गया Q प्लस W। मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की कि बेटा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक फार्मूला देता है Q प्लस W। तो अपने आप को पहले यह समझाओ कि ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। हम इसे कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय रूप। किस चीज का? प्रथम नियम का, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का। प्रथम नियम था क्या, जरा याद करो। हमने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ना ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वो उसका वाक्य है, सेंटेंस है, ये उसका गणितीय रूप है, ध्यान रहेगा। तो ये उसका गणितीय रूप है। जब भी मैं आपसे पूछूंगा बेटा फर्स्ट लॉ क्या है, प्रथम नियम क्या है, तो सबसे पहले ध्यान आएगा डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। ये केमिस्ट्री का लिखा है मैंने, ठीक है। बाकी बातचीत हम अपने अगली कक्षा में करेंगे। फिलहाल यहां तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।